दिस चैनल। हम लोग देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज, जिसमें पिछले क्लासेस में हमने देख लिया इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तो आज जो टॉपिक है नोमेनक्लेचर का बेसिक हम लोग सीखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नामकरण हम लोग किस तरह से करते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में एक लय है, वो एक धीरे धीरे हमारा कंसेप्ट बढ़ेगा और तब जाके चीजें बिल्कुल क्लियर होगी। तो किसी कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को उसके बारे में जानने से पहले ये जरूरी है कि उसके नाम के बारे में हम लोग जाने। तो वही स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हेडिंग लिखा हुआ है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसका नाम क्या होगा इसको हम लोग कुछ देर में देखेंगे। वैसे ये बहुत बेसिक कंपाउंड है जिसका नाम आप सब लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी हम कोई भी चीज स्किप नहीं करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नोमेनक्लेचर के हमारे पास दो मेथड है, एक IUPAC सिस्टम है और दूसरा हमारे पास कॉमन सिस्टम है। दो तरह से कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया जाता है, एक रूल के तहत जिसका कुछ रूल हो, है ना, पहले से रूल फिक्स है, कोई नया कंपाउंड आएगा उसका नाम उसी रूल के हिसाब से लिखेंगे तो वो इस कैटेगरी में आएगा, नोमेनक्लेचर अंडर IUPAC सिस्टम। लेकिन कोई कॉमन सिस्टम है, जैसे कुछ रूल नहीं है इसका, जैसे हमारे घर में ही कोई बच्चा होता है उसका नाम चिंटू रख दिए, उसका कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों रखे, बस रख दिए। तो वैसा कोई कंपाउंड का अगर सिर्फ कॉमन सिस्टम से नाम रख दे, जो हमारे मन में आया या जो चलते आ रहा है, जिसका कोई रूल नहीं है, किसी रूल पे वो आधारित नहीं है, तो वो कहलाएगा कॉमन सिस्टम। तो दो तरह के सिस्टम है, एक IUPAC सिस्टम एंड सेकेंड है कॉमन सिस्टम। तो कॉमन सिस्टम ही कुछ कंपाउंड का नाम हमको जानना जरूरी है, लेकिन मेनली जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है IUPAC नोमेनक्लेचर। और कुछ कंपाउंड का कॉमन नाम ही इतना प्रचलित होता है कि उसके ओरिजिनल नाम पे भारी पड़ता है। ये हम लोगों के साथ भी होता है, कुछ बच्चे घर के नाम से, जिसको निक नेम भी कहते हैं, उससे ही इतना प्रचलित होता है कि उसका ओरिजिनल नाम पीछे छूट जाता है, वो धूमिल पड़ जाता है। तो देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर को डिटेल में, स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी फैमिलीज हैं, जैसे हमारे सोसाइटीज में बहुत सारी फैमिलीज होती है, अलग अलग टाइटल होते हैं, शर्मा फैमिली, वर्मा फैमिली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सारी फैमिलीज हैं। एक एक फैमिली से हम लोग परिचित होंगे, एक एक करके उनका नाम जानेंगे। हाँ, एक कॉमन होगा कि अगर कोई एक फैमिली है तो उसका टाइटल सेम होगा, जैसे कि हमारे समाज में भी होता है। पहला फैमिली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का है वो है अल्केन, और यहाँ पे दिख रहा है इसका ANE फिक्स होगा, इसका टाइटल जो होगा, और टाइटल को हम लोग बोलते क्या है, सफिक्स। सफिक्स इसका होगा ANE। इस मेंबर का, इस फैमिली का कोई भी मेंबर होगा, उसके लास्ट में अगर ANE लगा रहे तो समझ लेंगे कि वो किस ग्रुप का है, वो अल्केन ग्रुप का है। लिखा हुआ है सफिक्स ANE। सफिक्स उसको कहते हैं जो बाद में लगता है, नाम के अंत में लगता है, और यही प्रीफिक्स रहता तो प्रीफिक्स उसको कहते हैं जो नाम के पहले आता है। तो अल्केन का सफिक्स ANE होगा। यह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त। अब इसको और भूख नहीं है, क्योंकि अल्केन में सिर्फ C सिंगल बॉन्ड C होते हैं। जब भी अल्केन होगा उसमें सिर्फ C सिंगल बॉन्ड C होंगे, ब्रांचिंग हो अनब्रांचिंग हो, लेकिन बॉन्डिंग जो होगा इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होंगे, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे। तो इसकी भूख समाप्त हो गई है, कहने का मतलब ये किसी और ग्रुप को ऐड नहीं कर सकता है अपने में। और ग्रुप को ऐड तब करता जब इसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट रहते, जैसे C डबल बॉन्ड C अगर रहता तो यहां से ये वाला एक बॉन्ड टूटता और दो ग्रुप आके यहाँ पे क्या हो जाते, जुड़ जाते। लेकिन यहाँ पे वो फैसिलिटी है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये किसी दूसरे एलिमेंट या ग्रुप को अपने में जोड़ पाने में असक्षम है। ये खुद में ही संतृप्त है, इसलिए इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, ए साइक्लिक होता है। अगर सिंपली अल्केन है तो ये चेन में होगा, ब्रांचिंग हो सकता है या अनब्रांच्ड चेन हो, लेकिन साइकिल का फॉर्मेशन नहीं करेगा, इस तरह से साइकिल नहीं बनाएगा। अगर साइकिल का फॉर्मेशन करता है तब इसका अलग से नाम देते हैं और इसको बोलते हैं साइक्लो अल्केन, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरा लिखा हुआ है पॉइंट, आइदर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। सही बात है,
ब्रांचिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है अल्केन में। और इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो लिखा हुआ है CnH2n+2, CnH2n+2। कहने का मतलब कार्बन की संख्या जितनी होगी हाइड्रोजन की संख्या उसके 2 गुने से 2 अधिक होगी। यदि कार्बन एक n के जगह पर यदि एक रखें n = 1 तो C क्या हो जाएगा 1 जनरली नहीं लिखते हैं। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1 का 2 गुना 2, उसमें 2 ऐड करेंगे 4। अगर 2 कार्बन रहते हैं 2 दूना 4 + 2 कितना हो जाएगा हाइड्रोजन 6। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा इस सीरीज का। पहला हेडिंग लिखा हुआ है अनब्रांच्ड अल्केन। अनब्रांच्ड अल्केन वैसा अल्केन जिसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो, एक स्ट्रेट चेन में हो। ये 10 जो सीरियल वाइज लिखे हुए हैं इसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, हम इसको इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डीकेन। इसका ये जो नंबर है जिस क्रम पे ये आता है ये डिनोट करता है कि उस कंपाउंड में कार्बन की संख्या कितनी होगी। जैसे अगर पेंटेन की बात करें तो पेंटेन कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे, तो इसमें कार्बन की संख्या होगी 5। तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी तो जनरल फॉर्मूला से निकाल लेंगे CnH2n+2। जितनी कार्बन की संख्या उसके 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन की संख्या मतलब 12। अगर हेप्टेन का ही हमको फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिख देंगे, हेप्टेन 7 नंबर पे है तो कार्बन 7 और हाइड्रोजन 7, 14 और 2 16। मीथेन का क्या हो जाएगा CH4, इथेन का क्या हो जाएगा C2H6। इसी तरह से हम सारे कंपाउंड को लिख सकते हैं। जितना कार्बन उसके 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। 10 के आगे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि अल्केन में 10 ही मेंबर होते हैं, आगे भी होता है। अनडिकेन, डोडिकेन, ट्राइडिकेन, 20 को इकोसेन कहते हैं, 30 को ट्राइकोंटेन कहते हैं। 100 पे जाएंगे तो 100 वाले को हेक्टेन कहते हैं। क्या कहते हैं हेक्टेन। उसके आगे भी है, लेकिन हमारे जो मेन काम का है, हमको जो दिमाग में रखना है वो इन 10 का नाम रखना है। ये इसमें से कम कोई एक नाम भी हम लोग ना भूले। मान लो हेक्टेन हम बता दिए, हेक्टेन का अगर फॉर्मूला लिखना हो, हेप्टेन नहीं है, ध्यान देना है, हेप्टेन में P होता है, यहाँ क्या है C। हेप्टेन में 7 कार्बन होते हैं लेकिन हेक्टेन में 100 कार्बन होंगे। तो अगर हम ऐसे ही पूछें कि हेक्टेन का फॉर्मूला लिख के बताओ कितना होगा तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि 100 है तो कार्बन कितना होगा 100 और हाइड्रोजन कितना होगा, तो वेरी सिंपल, जितने कार्बन है उसका 2 गुना करना है और उसमें 2 जोड़ देना है, तो 202। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका हेक्टेन का। सब लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, मतलब कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इसका अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना हो, ये क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सिर्फ ये बताता है कि कितने एटम किस रेशियो में मिले हुए हैं, कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है कार्बन और हाइड्रोजन के। जैसे इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है, तो इससे सिर्फ ये पता चलेगा कि इस कंपाउंड में 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, लेकिन ये एक्चुअली एक दूसरे से किस तरह से लिंक है इसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा और उसको हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कह देते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर देखें इथेन का C2H6, तो पहले जितने भी कार्बन है उसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ लेंगे। अल्केन है तो इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं देना है। उसके बाद जिस कार्बन को जितने हाइड्रोजन की जरूरत है उतना हाइड्रोजन उस पर बैठा देंगे। कार्बन यहाँ पे 1 बॉन्ड बना चुका है, अब इसको चाहिए कितने बॉन्ड 3 बॉन्ड। क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो हमेशा 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। 1 बन चुके हैं तो 3 पे क्या होंगे हाइड्रोजन। यहाँ भी 1 बॉन्ड बन चुका है, 3 पे हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन लिख देंगे। एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, मान लो ब्यूटेन का बनाना है, तो पहले ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ब्यूटेन किस नंबर पे पड़ता है 4 नंबर पे, तो कार्बन की संख्या कितनी होगी 4, हाइड्रोजन की संख्या 4 2 जा 8 + 2 कितना हो गया 10। अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले चारों कार्बन को एक सिंगल चेन से जोड़ लेंगे, सिंगल बॉन्ड से 1 2 3 4। उसके बाद स्वादानुसार हाइड्रोजन दे देंगे, जैसे खाना में बोलते हैं ना स्वादानुसार नमक ले लीजिए, उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन
एक तरह से ऐसे समझ लो कि फ्री में बढ़ता है। कार्बन की वैलेंसी जहां भी घटेगी आपको उसको हाइड्रोजन से पूरी कर देनी है। यहाँ पे एक बॉन्ड है तो 3 कार्बन होगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड बना चुका है तो 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी 2 और यहाँ 3। अगर ऐसे करके भी हम लिख के छोड़ देते हैं तो भी ये क्या है, ब्यूटेन ही है। कोई जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन हम दिखाएं ही, ये अंडरस्टूड है कि सब जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 10, जो कि इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से अल्केन का अनब्रांच्ड अल्केन, इसमें कहीं भी ब्रांचिंग नहीं आया है, सब एक सिंपल स्ट्रेट चेन में है। उसका नाम हम इस तरह से लिख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी इस तरह से बनाया जा सकता है। नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, अल्केन में से यदि एक हाइड्रोजन हटा दे तो क्या बन जाता है, अल्काइल ग्रुप। ध्यान देने वाली बात है, अल्केन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इसमें से यदि एक हाइड्रोजन हम हटा देते हैं, -1 हाइड्रोजन, तो जो ग्रुप बन जाएगा उसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होगा, तो अल्केन के फॉर्मूला में से एक हाइड्रोजन हटा देना है। CnH2n+2 है तो अल्काइल में सिर्फ +1 हो जाएगा। अल्काइल का जो फॉर्मूला निकल के आएगा CnH2n+1। और चूंकि इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई है इसलिए अब ये कंपाउंड नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप। ग्रुप मतलब कहीं और जाके वो जुड़ेगा, एक वैलेंसी तो पूरा करेगा ना, तो कहीं और जाके वो जुड़ेगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं ग्रुप। एग्जाम्पल देखते हैं, ये है हमारा मीथेन CH4। इसमें से यदि एक हाइड्रोजन हटा दिए हम तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। लेकिन CH3 ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कंपाउंड के रूप में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, कार्बन की 3 ही वैलेंसी पूरी है, तो इसका एक हाथ खाली दिखाएंगे हमेशा। एक बॉन्ड क्या रहेगा, खाली रहेगा, जो कि ये हमेशा तत्पर रहता है, कहीं भी कोई कंपाउंड मिले, थोड़ी सी जगह मिले, वहां जाके हम एडजस्ट कर ले और अपनी एक वैलेंसी पूरी कर ले। तो ये कंपाउंड ना ग्रुप है, और वो भी कौन सा ग्रुप है, तो चूंकि मीथेन से बना है इसलिए मिथाइल। अल्केन से अल्काइल तो मीथेन से मिथाइल, ये है मिथाइल ग्रुप। अगर इथेन से एक हाइड्रोजन हटाते, -1 हाइड्रोजन, C2H6 से एक हाइड्रोजन हटता तो बन जाता C2H5 ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप है, इसको बोलेंगे इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप। तो ये समझ गए हम लोग, अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा के हम लोग बना लेते हैं एल्काइल ग्रुप। अब देखते हैं, अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है जो हमको पढ़ना है IUPAC नाम का, IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल। IUPAC क्या है, IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, जैसे इंडिया में अगर हम इस कंपाउंड को कुछ और बोले, अमेरिका में उसी कंपाउंड को कुछ और बोले, किसी और कंट्री में कुछ और नाम रख दे, तो इससे बहुत डिफिकल्टीज हो जाएंगी। तो IUPAC पूरी संस्था है जो वर्ल्ड वाइड केमिकल मॉलिक्यूल्स के नेम में क्या करता है, कम्युनिकेशन इजी हो, इसलिए रूल के तहत नामकरण करता है कि अगर ये ब्यूटेन यहाँ पे है तो अमेरिका में भी जाए तो ब्यूटेन ही रहे, कुछ और ना हो जाए। तो रूल के तहत नामकरण करेंगे हम लोग अनब्रांच्ड अल्केन का। अनब्रांच्ड अल्केन का देख चुके हैं, अब करेंगे ब्रांच्ड अल्केन का। ब्रांच मतलब समझते हैं, जिसमें ब्रांचिंग हो जाए, शाखाएं हो जाए। जैसे इस कंपाउंड को देखते हैं तो यहां से जब यहाँ है, एक ब्रांच इधर गया और एक ब्रांच इधर गया। इसमें भी यहाँ से यहाँ है तो एक ब्रांच इधर चला गया, फिर यहाँ से दूसरी शाखा फूटी, फिर आगे। तो ये सब है ब्रांच्ड अल्केन। इसका नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स, जो हमको ध्यान रखने हैं, और अभी ही नोमेनक्लेचर का बेस बनेगा। ये रूल अगर हमको याद रहेगा तो यही रूल थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ अल्कीन में आएगा, अल्कीन में आएगा, और बाकी जितने भी सीरीज पढ़ेंगे, हेलो अल्केन, हेलो अरीन, एरोमेटिक कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सब में इसी रूल का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहला और बेसिक रूल है, उसको पढ़ते हैं। Find the longest continuous chain of carbon atom which serves as parent chain. जब भी कंपाउंड दिया रहे
एक चेन दिया रहे तो उसमें आपको सबसे लंबी श्रृंखला चुननी है, लॉन्गेस्ट चेन चुननी है कार्बन एटम की। इसमें चुन के देखते हैं। अगर ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, सबसे लंबी चेन कौन मिली? ये वाला, ये चेन सबसे लंबा है। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा कार्बन एटम किसी और दूसरे चेन में नहीं है। तो इस चेन को चुन लेंगे और इस चेन का नाम हम लोग दे देते हैं क्या? पेरेंट चेन, पीसी। पीसी मतलब पेरेंट चेन। प्रियंका चोपड़ा नहीं समझना है इसको। पीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? पेरेंट चेन। सेकेंड कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें भी क्या करना है हमको? पेरेंट चेन चुनना है। पेरेंट चेन क्या होगा? सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला, 1 2 3 4 5 6 7, इससे लंबी और कोई श्रृंखला नहीं बनती है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि 1 2 3 और उसके बाद कूद के यहां चले गए। कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए, लंबा होने के साथ साथ कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए। तो यही एक पॉसिबिलिटी है और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इस कंपाउंड का पेरेंट चेन। अगला पॉइंट लिखा हुआ है बेस नेम जो है वो डिपेंड करता है पेरेंट चेन पे, और बेस नेम वही होगा जो पेरेंट चेन में जितने कार्बन एटम हैं उतने कार्बन एटम वाले अनब्रांच्ड अल्केन को क्या कहते हैं? वही इस कंपाउंड का बेस नेम होगा। पूरा नाम नहीं, सिर्फ बेस नेम लिखा हुआ है। बेस नेम इज नथिंग बट नेम ऑफ दैट अनब्रांच्ड अल्केन विच हैज एज मेनी कार्बन एटम्स एज इन पेरेंट चेन। तो इस कंपाउंड का अगर सिर्फ हम बेस नेम लिखें, बेस नेम, तो क्या हो जाएगा? इस पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 7, और 7 कार्बन वाले अनब्रांच्ड अल्केन को हम लोग क्या कहते हैं? हेप्टेन। उसको बोलते हैं हेप्टेन। तो इसका बेस नेम हेप्टेन। ध्यान रहे, बेस नेम कंपाउंड का पूरा नाम नहीं है, बस इसका बेस नेम है, रूट वर्ड है ये, ठीक है। उसके बाद इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? इसमें भी 7, तो इसका भी बेस नेम क्या होगा? इसका भी बेस नेम हो जाएगा हेप्टेन। तो पहला रूल हमने सीख लिया, सबसे लंबा कार्बन का चेन चुनना है जिसको पेरेंट चेन कहेंगे। उसी पेरेंट चेन के आधार पे उस कंपाउंड का बेस नेम निर्धारित किया जाएगा। दूसरा रूल, इफ वन सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट। सब्स्टिट्यूएंट किसको कहते हैं? तो मान लो ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें पेरेंट चेन चुने तो ये लंबी वाली श्रृंखला हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूएंट उसको कहेंगे जो पेरेंट चेन से लटक जाता है। लटक जाता है मतलब समझते हो ना? पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ हो। ये CH3 क्या हो गया बेचारा? इस चेन से लटका हुआ है। तो जो लटका होता है इसको हम लोग बोलते हैं लटकन, लेकिन लटकन एग्जैक्ट वर्ड है नहीं, वो आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। इसको जो बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। या इसको और भी बोल सकते हैं हम साइड चेन। क्या बोल सकते हैं इसको? साइड चेन। मेन चेन तो ये हुआ जो हमारा पेरेंट है, उससे जो दूसरी शाखाएं होंगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? साइड चेन। जैसे हमारे गांव घर में भी एक लंबी सड़क होती है, मेन सड़क, और उससे बहुत सारी शाखाएं फूटती है, तो वो सब क्या बोलते हैं? लिंक रोड या साइड रोड। उसी तरह से ये कौन सा चेन है? साइड चेन है, और ये हमारा मेन चेन है। इसको लोकेंट भी बोल सकते हैं, लोकेंट्स। इसको लोकेंट्स भी बोल देते हैं। तो वही लिखा हुआ है, इफ वन सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, द पेरेंट चेन विच इज क्लोजर, देन नंबर द पेरेंट चेन, यहां पे लिख लेंगे देन नंबर द पेरेंट चेन फ्रॉम दैट साइड विच इज क्लोजर टू सब्स्टिट्यूएंट। तो दूसरा जो रूल आता है पेरेंट चेन चुनने के बाद वो नंबरिंग का आता है, और नंबरिंग इस तरह से करना है कि सब्स्टिट्यूएंट कम नंबर पे आए। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, और यदि इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 एंड 4। सब्स्टिट्यूएंट कहां पे आया? इधर से जब कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे आया? 3 नंबर पे। और जब राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, उधर से इधर, तब सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे आया? 2 नंबर पे। तो ये रूल कहता है नंबरिंग आप उधर से करें जिधर से नंबर कम आए, तो नंबर 2 कम है, इसलिए नंबरिंग जो अलाउ होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा। इधर से नंबरिंग अलाउ होगा, इधर से नंबरिंग अलाउ नहीं होगा।
सब्स्टिट्यूएंट पे जो नंबर पड़ता है, इधर से तो नंबरिंग हुआ ही नहीं तो इसको भूल जाएंगे, ये वाला देखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन पे पड़ता है, जिस कार्बन से लगा हुआ है, उस कार्बन पे जो नंबर आता है उस नंबर को हम लोग कहते हैं लोकेंट नंबर। दिस इज लोकेंट नंबर, क्योंकि इसी कार्बन से हमारा लोकेंट जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोल देंगे, लोकेंट नंबर। इतना हम लोग समझ गए। अगला रूल देखते हैं, रूल 3। फॉर नेमिंग, नाम लिखने के लिए, फर्स्ट राइट द लोकेंट नंबर। सबसे पहले क्या करना है, लोकेंट नंबर। तो इस कंपाउंड का अब हम नाम लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेरेंट चेन चुनेंगे। लंबी वाली चेन हमारी पेरेंट चेन है। उसके बाद क्या करते हैं, जो पेरेंट चेन से लटक जाता है उसको सब्स्टिट्यूएंट बोल देते हैं, और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, तो ये CH3 ग्रुप है। आप अगर गौर से देखें तो मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा है तो CH3 बना है, और इसका नोट में हमने इसलिए लिखवा दिया था कि इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। ये अल्काइल ग्रुप का है, तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कौन सा है, मिथाइल। अब क्या करते हैं, पेरेंट चेन पे नंबरिंग, उस तरफ से जिस तरफ से इस पे कम नंबर आए, तो यहां से करेंगे 1 2 3 4। नाम लिखने के लिए सबसे पहले आप लोकेंट नंबर लिखिए। लोकेंट नंबर क्या है, 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, डैश देंगे। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिए, क्या है सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल, मिथाइल लिखेंगे। और लास्ट में बेस नेम अटैच कर देंगे। 4 कार्बन वाले बेस नेम को क्या कहेंगे, 4 कार्बन वाले अनब्रांच्ड अल्केन को, तो ब्यूटेन। तो चूंकि पेरेंट चेन में 4 कार्बन है इसलिए इसका बेस नेम होगा ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं छोड़ते हैं क्योंकि एक नाम का ही हिस्सा है, तो बीच में स्पेस नहीं छोड़ेंगे, है ना। जैसे मेरा नाम है उज्जवल, यू डबल, अगर हिंदी में लिखे तो, अगर हम अपने नाम को ऐसे लिखने लगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, क्योंकि एक नाम का ही हिस्सा है, ये लगातार लिखा जाएगा, है ना। तो तीनों रूल समझ गए। सबसे पहला पेरेंट चेन चुनना, दूसरा उस पर नंबरिंग करना, और उसका नाम लिखना। अगला देखते हैं, वो तब का केस था जब एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट थे। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, देन अप्लाई RFPD। RFPD को कहते हैं रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। ये है क्या रूल, तो समझते हैं। विच स्टेट्स दैट नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड, वैलिड नहीं होगा, नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड विच गिव्स लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये कंपाउंड गिवन है, तो नंबरिंग दोनों तरफ से करके देख लेते हैं, एक बार इधर से और एक बार इधर से। इधर से करके देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक बार इधर से करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखें कहां कहां पे आता है, सब्स्टिट्यूएंट्स कहां कहां पे आते हैं। अगर एरो का डायरेक्शन इस तरह से बना रहे हैं, मतलब नंबरिंग किधर से कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो सब्स्टिट्यूएंट पड़ा 2 पे और पड़ा 4 पे। लेकिन जब उधर से करते हैं तब सब्स्टिट्यूएंट पड़ा 3 पे और 5 पे। तो हमको डिफरेंस देखना है। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। हमको पहले पॉइंट पे ही डिफरेंस मिल गया और 2 लोअर है, इसलिए नंबरिंग अलाउ हो जाएगा इधर से। इधर से नंबरिंग अलाउ नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। अगर ये सेम रहता तब अगला पॉइंट देखते और वहां जो लोअर मिलता नंबरिंग उधर से करते, लेकिन यहां पर यही डिफरेंस मिल गया। यही है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग किधर से हो गया, इधर से अलाउ है, लेकिन इधर से नंबरिंग अलाउ नहीं है। इसमें देखते हैं, इधर से करने पे 1 2, इधर से करने पे 1 2, दोनों तरफ से 2 पे आ रहा है। तो बच्चे गलती यही कर देते हैं कि नंबरिंग दोनों तरफ से कर देते हैं, इधर से भी सही मान लेते हैं, उधर से भी। ऐसा नहीं है, पहले पॉइंट पे भले ही डिफरेंस ना हो, पहला पॉइंट 2 इधर से भी है और 2 इधर से भी है, तो आप अगले पॉइंट की तरफ जाएंगे। नंबरिंग करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6।
एक बार इधर से नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4 5 6। जब लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं तब सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लिखे आप, कहां कहां है, 2 पे, 4 पे और 5 पे, 2 4 5। लेकिन जब राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हैं तब पोजीशन देखें, 2 पे, 3 पे एंड 5 पे, 2 3 5। अब देखो पहले पॉइंट पे कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन दूसरे पॉइंट पे डिफरेंस मिला। इस बार ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। बात समझ में आई? इस रूल का मतलब क्या है, अगर पहला पॉइंट पे डिफरेंस ना मिले तो अगले पॉइंट पे जाए, उससे अगले पॉइंट पे जाए, कहीं ना कहीं डिफरेंस मिलेगा। और अगर कहीं पे डिफरेंस नहीं मिलता किसी भी पॉइंट पे, तब उसके लिए अगला रूल हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो नंबरिंग इस बार किधर से लागू होगा, ये जीता, मतलब राइट टू लेफ्ट, इधर से नंबरिंग होगा, इधर से नंबरिंग नहीं होगा। एक ये कंपाउंड है, इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, लोग इधर ऐसे कर देते हैं कि 2 पे भी आया 3 पे आया, इधर से 2 पे ही आएगा, तो नंबरिंग उधर से कर देते हैं। लेकिन जरा गौर से आप देखें, नंबरिंग करके देख लें, इधर से करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इधर से करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7। लेफ्ट टू राइट जब नंबर कर रहे हैं तब पोजीशन लिखे कहां कहां है सब्स्टिट्यूएंट। तो बच्चे गलती करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, 2 पे है, 5 पे है और 6 पे है। सबसे पहले आप ये देखें कि सब्स्टिट्यूएंट कितने प्रेजेंट है, 4 सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 4। तो हमारे पास लोकेंट नंबर भी 4 ही होने चाहिए, 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट नहीं बल्कि 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो 2,2, उसके बाद कहां पे है, 3 पे नहीं 5 पे और उसके बाद 6 पे। अगर राइट टू लेफ्ट करते हैं तब पहला 2 पे, 3 पे, उसके बाद दोनों 6 पे, ये 5 है। फिर वही फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पहले पॉइंट पे कोई डिफरेंस नहीं लेकिन दूसरे पॉइंट पे डिफरेंस है और 2 वाला विनर है, मतलब लेफ्ट टू राइट नंबरिंग होगा, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग नहीं होगा। आप आरएफपीडी को जब ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा, बार बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। इधर से नंबरिंग करने पे 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, जबकि इधर से नंबरिंग करने पे 2 पे 1 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो पक्का ये क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। तो ये था हमारा रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। जब एक से ज्यादा लोकेंट प्रेजेंट हो तब हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे। अगला देखते हैं, इफ आरएफपीडी फेल्स, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आरएफपीडी क्या कर जाए, फेल कर जाए। देन गो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तब आप सहारा लेंगे अल्फाबेट का। जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेट में पहले आता है उसका नाम हम लोग पहले लिख देंगे। जैसे हमारे क्लास में होता भी था, जिस बच्चे का नाम ए से शुरू होता था उसको आगे बिठा दिया जाता था, और धीरे धीरे एग्जामिनेशन में भी ये क्रम कहीं कहीं फॉलो होता है, अल्फाबेट से बिठा दिया जाता है। तो उसी तरह से नंबरिंग में हम प्रीफरेंस दे देंगे वैसे सब्स्टिट्यूएंट को जो अंग्रेजी के अल्फाबेट में पहले आते हैं, अल्फाबेट में पहले आते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ये कंपाउंड लिखा हुआ है, इधर से भी अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी करें तो 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट टू राइट सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन 3,4, राइट टू लेफ्ट सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन 3,4। कोई भी पॉइंट पे डिफरेंस नहीं है, आरएफपीडी फेल हो गया। तब हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम, ये क्या है, मिथाइल, ये क्या है, इथाइल। मिथाइल शुरू होता है एम से और इथाइल शुरू होता है ई से, है ना, मिथाइल एम से और इथाइल ई से। ई जो है अल्फाबेट में पहले आता है, इसलिए नंबरिंग इधर से करें ताकि इथाइल पे कम नंबर आए। कहने का मतलब जो अल्फाबेटिकल सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट है उसको नंबरिंग में हम लोग क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे। तो नंबरिंग इधर से करनी चाहिए, तो ये अलाउ होगा लेकिन ये अलाउ नहीं होगा। बात समझ में आ गई। उसी तरह से यहां देखते हैं 2 3 4 5, इधर से भी करेंगे 2 3 4 5। आरएफपीडी क्या है, फेल है, किसी पॉइंट पे डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो तीनों मिथाइल भी सेम है, अल्फाबेटिकली सुपीरियर कौन है, इथाइल। इधर से करने पे ये 3 पे आएगा, इधर से करने पे 4 पे। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम नंबरिंग किधर से कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ध्यान रहे अल्फाबेटिकल सुपीरियरिटी तब चेक करेंगे जब रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस हमारा फेल हो रहा हो। ऐसा नहीं कि आरएफपीडी फेल ना करें और अल्फाबेटिकल सुपीरियरिटीज के आधार पे क्या कर दें, नंबरिंग कर दें।
जैसे ये देखो, इधर मिथाइल है और यहाँ थाइल होगा, तो कुछ बच्चे आंख बंद करके इधर से नंबरिंग कर देते हैं, जो कि ये गलत है। अभी RFPD जिंदा है, 2 पे यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट, और यहाँ से आएंगे तो 2 पे 1 ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो RFPD के हिसाब से नंबरिंग इधर से ही होगा, उधर से नंबरिंग नहीं होगा। अल्फाबेट तब देखते हैं जब रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस फेल करता हो। तो आई थिंक कि आपको RFPD का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, इफ मोर देन वन आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट देन यूज अ सुटेबल प्रीफिक्स लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, etc। एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे मिथाइल बार बार आ रहा है, तो बार बार मिथाइल 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 जो लिखेंगे उसके नाम में, उससे बेहतर है कि प्रीफिक्स यूज करें। 2 के लिए क्या यूज कर लेंगे, डाई, 3 के लिए ट्राई। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें पेरेंट चेन ये हो जाएगा। उसके बाद ये CH3 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल एंड 4 मिथाइल। मान लो इस कंपाउंड का नाम ही लिखना है, तो चारों मिथाइल को कंबाइंडली हम क्या बोलेंगे, ट्राई मिथाइल, सॉरी टेट्रा मिथाइल। 4 है, 3 रहता तो क्या बोलते, ट्राई, लेकिन 4 है तो उसका नाम क्या होगा, टेट्रा मिथाइल। अगर इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लोकेंट नंबर। लोकेंट नंबर देखो, नंबरिंग किधर से डन करेंगे, पहले नंबरिंग करेंगे, तो इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7। क्यों हुआ इधर से, अकॉर्डिंग टू RFPD 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है ना। अब पहले लोकेंट नंबर लिखते हैं, तो सब सेम है तो लोकेंट नंबर लिख लो, 2 पे 2, 5 पे और 6 पे, तो ऐसे लिखेंगे 2, 2 क्योंकि 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, कॉमा 5, 6। उसके बाद क्या लिखते हैं, डैश, और तब नाम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का। और चूंकि 4 मिथाइल है तो उसको क्या लिख देंगे हम लोग, टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। उसके बाद 7 कार्बन वाले अल्केन को क्या बोलते हैं, हेप्टेन, वो उसका बेस नेम होगा जो लास्ट में जोड़ देना है, तो लिख देंगे हेप्टेन। ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। जब भी 2 नंबर लिखेंगे तो उसके बीच कॉमा का यूज करेंगे, और एक नंबर और एक लेटर के बीच में डैश का इस्तेमाल करेंगे, इसको ध्यान रखना है। यहां पे देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें RFPD लग जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कर देंगे कि नंबरिंग इधर से करेंगे, इथाइल पहले आता है तो 2 पे यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। मिथाइल कितने प्रेजेंट है, तो ये एक मिथाइल है, ये एक मिथाइल है और ये एक मिथाइल है, तीनों को मिला के क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम क्या है, इथाइल, इथाइल। अगर इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो आगे रूल लिखा है, अभी हम नाम लिख के दिखा देते हैं। उसमें क्या होता है, अल्फाबेटिकली जो सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट है उसको पहले लिखते हैं, है ना। जैसे क्लास में ए से जिनका नाम रहता है उनको आगे बिठाते हैं, उसी तरह से हम लोग भी यहाँ वही रूल अपनाएंगे, जिनका अल्फाबेट में पहले पड़ता है उनको पहले लिखेंगे। तो मिथाइल पहले पड़ता है कि इथाइल पहले पड़ता है, पहले इथाइल पड़ता है, तो उसको ऐसे लिख देंगे, 6 पे क्या है, इथाइल, 6 डैश इथाइल। फिर अब क्या लिखना है, लोकेंट नंबर, तो बीच में क्या देना पड़ेगा, डैश, क्योंकि लेटर के बाद नंबर लिखना है। कहां कहां मिथाइल प्रेजेंट है, 2 मिथाइल 2 पे प्रेजेंट है तो 2, 2। अब कहां प्रेजेंट है, 5। फिर डैश देंगे क्योंकि अब लेटर लिखना है, और लेटर में क्या लिखेंगे, तीनों मिथाइल को कंबाइन करके ट्राई मिथाइल। और 7 कार्बन वाले अल्केन का बेस नेम क्या हो जाएगा, हेप्टेन, उसका नाम होता है हेप्टेन। तो ये इसका पूरा नाम हो गया। अगला रूल देखते हैं, वही लिखा हुआ है जिसके तहत अभी हमने नाम लिखा, अरेंज द सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यदि इथाइल है तो इथाइल को पहले लिखिए, मिथाइल को बाद में लिखिए नाम में। प्रीफिक्सेस आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेट इफ दे रिप्रेजेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। प्रीफिक्स को अल्फाबेट में कंसिडर नहीं करते हैं यदि 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट को वो क्या कर रहा हो, रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। प्रीफिक्सेस आर कंसिडर्ड इन अल्फाबेट इफ दे आर पार्ट ऑफ सिंगल सब्स्टिट्यूएंट। आगे एग्जांपल से यह बात समझ में आएगी कि अल्फाबेट में प्रीफिक्स जो डाई, ट्राई, टेट्रा लिखते हैं उसको अल्फाबेट में कंसीडर करना है कि नहीं, तो जनरली वो कंसीडर नहीं होता है, लेकिन एक स्पेशल केस है जिसमें वो कंसीडर होता है,
उसको हम लोग देखेंगे। यूज कॉमा बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर लगातार लिखने हैं तो उसके बीच में क्या लिखना होगा, कॉमा। और यदि एक नंबर एक लेटर है तो क्या यूज करना है, डैश बिटवीन ए नंबर एंड अ लेटर। मान लो अब इस कंपाउंड का नाम लिख देना है, तो कैसे लिखेंगे, वन, पहले पेरेंट चेन चुन लिया, पेरेंट चेन कौन होगा, ये वाला सबसे लंबा चेन है, दिख रहा है। नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 3 4 पे आया, इधर से भी करेंगे तो 3 एंड 4 पे, तो RFPD फेल्स, यहाँ पे RFPD क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो जब RFPD फेल हो रहा है तब हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से अल्फाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट, जो कि यहाँ पे इथाइल है, क्योंकि ये ई से शुरू होता है और मिथाइल एम से शुरू होता है, तो इसको तवज्जो देंगे, इसको ज्यादा वैल्यू करेंगे और नंबरिंग राइट टू लेफ्ट कर देंगे। तो कर दिए 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले इथाइल आता है कि मिथाइल, अल्फाबेट में पहले ई आता है तो इथाइल का नाम लिखे, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा उसके लोकेंट नंबर के साथ लिखेंगे। तो 3 डैश इथाइल, फिर डैश 4 मिथाइल, उसके बाद 6 कार्बन वाले को क्या बोल देते हैं, हेक्सेन। ये उसका पूरा नाम हो गया। एग्जांपल्स देखते हैं उसी का, नाम इसका लिख के देखते हैं ना। नंबरिंग किधर से होगा बच्चों, इधर से या इधर से, इधर से कर दे 1 2, क्योंकि इधर से 2 पे करने पे मिथाइल आता है, इधर से 2 पे करने से इथाइल आता है। बेवकूफी अब छोड़ देंगे हम लोग, है ना। नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे, क्योंकि अल्फाबेट में तब जाते हैं जब रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस फेल करता है। यहां से 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, यहां से एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो RFPD अभी जिंदा है। 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये मिथाइल है और एक ये मिथाइल है, दोनों को कंबाइन करके क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल। वर्ड यूज जो करेंगे नाम लिखने में वो यूज करेंगे डाई मिथाइल। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये है इथाइल, इसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो इथाइल। अब अल्फाबेट में हम डी को कंसीडर करें कि नहीं, क्योंकि ये क्या यूज करती है, डाई। अगर डाई को कंसीडर करेंगे तो डी ई से पहले आ जाएगा, इसका नाम हमको पहले लिखना पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो डाई यूज हुआ है वो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करता है, ये एक अलग सब्स्टिट्यूएंट है और ये एक अलग सब्स्टिट्यूएंट है। इस केस में प्रीफिक्स को हम अल्फाबेट में कंसीडर नहीं करते हैं, तो डाई भूल जाएंगे, डाई लगा हुआ यहाँ नहीं। अल्फाबेट में हम किसको देखेंगे, एम को और ई को, और ई पहले आता है इसलिए वही लिखाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 इथाइल डैश, 2 पे 2 मिथाइल है तो 2,2 डाई मिथाइल, और 7 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, हेप्टेन। ये हो गया कंपाउंड का पूरा नाम। देखिए प्रीफिक्स कब अल्फाबेट में यूज होता है, ये एग्जांपल यहाँ पे एक लिखा हुआ है। नंबरिंग करो इधर से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग किधर से कर देंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, पेरेंट चेन हमारा यही है। अब यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक ये है जिसका नाम है इथाइल और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम आगे पढ़ेंगे, जब एल्काइल ग्रुप पढ़ेंगे, तब तक के लिए हम जो बोलते हैं वो आप मान लो। इसका नाम होता है 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, डाइमिथाइल इथाइल, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। अब देखो यहाँ पे जो डाई वर्ड यूज हुआ है वो एक ही सब्स्टिट्यूएंट के अंदर का है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट के अंदर का पार्ट है वो डाई, किसी दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को नहीं प्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पे डाई 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यहाँ पे डाई सिंगल सब्स्टिट्यूएंट का ही पार्ट है। तो जब ऐसा हो तो इस डी को हम अल्फाबेट में कंसीडर करेंगे। तो अगर इस कंपाउंड का पूरा नाम लिखना हो तो क्या लिख देंगे, 5 पे इसको पहले लिखेंगे और ब्रैकेट दे देंगे 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, डाइमिथाइल इथाइल, फिर क्या देंगे डैश, उसके बाद 4 पे क्या है इथाइल, 4 इथाइल, उसके बाद 9 कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते हैं, नोनेन,
तो ये नोनेन हो जाएगा। एक्चुअली इसका नाम हम आगे सीखेंगे जब हम लोग अल्काइल ग्रुप पढ़ेंगे तब। अभी हम बस ये सीख रहे थे कि कब प्रीफिक्स को अल्फाबेट में लेना है और कब अल्फाबेट से छोड़ना है। रूल 8, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पूछे जाते हैं। इफ मोर देन वन चेन कम्पीट्स, कम्पीट्स का मतलब होता है लड़ लेना, झगड़ लेना, कंपटीशन करना, है ना। जैसे हम लोग कम्पीट करते रहते हैं अपने कॉम्पिटिटर से कि हमारा अच्छा नंबर है, उसी तरह से इफ मोर देन वन चेन कम्पीट्स फॉर पेरेंट चेन देन दैट चेन विल बी पेरेंट विच बियर्स मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए कि दो पेरेंट चेन में सेम कार्बन आए, तो हम पेरेंट चेन उसको मानेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या ज्यादा हो। यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, दोनों सेम ही कंपाउंड है, हम अलग अलग पेरेंट चेन चुनते हैं। देखना, एक पेरेंट चेन ऐसे चुन लिए और यहाँ पे एक पेरेंट चेन हमने ऐसे चुन लिया, दिख रहा है। कार्बन काउंट करके देखेंगे, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन की संख्या दोनों में क्या है, सेम है। तो दोनों एक दूसरे से लड़ गए कि मैं पेरेंट चेन या मैं पेरेंट चेन। तो फैसला कैसे होगा, फैसला सब्स्टिट्यूएंट गिन के होगा। जो पेरेंट चेन से लटका है, लटकन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकेंट या सब्स्टिट्यूएंट, उसकी संख्या से। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये पूरा, दो ही सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो एक तो ये है, एक इधर लटक गया, एक इधर से लटका हुआ है और एक ये। टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 4। तो सेम कार्बन एटम चेन में होते हुए भी ये वाला पेरेंट चेन होगा क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या ज्यादा है, ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या कम है। तो ऐसे केस जब भी बने कि कार्बन एटम सेम हो तो पेरेंट चेन आप वो वाला चुने जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो इस तरह से आप नामकरण कर सकते हैं सारे कंपाउंड का। हम अल्केन का भी देखे हैं और यही अल्केन के रूल बार बार रिपीट होंगे। तो आप इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करें, अपना नोट्स बना ले या पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीनशॉट लेके रखें। लेकिन आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए क्योंकि बार बार पूरे नोमेनक्लेचर में यही कंसेप्ट रिकॉल होगा। पेरेंट चेन चुनना, नंबरिंग करना, नंबरिंग करते समय आरएफपीडी का ध्यान रखना, अगर फेल करे तो अल्फाबेट में जाना और किस तरह से नाम लिखते हैं, पहले लोकेंट नंबर, उसके बाद डैश, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम और लास्टली बेस नेम उसमें अटैच कर देते हैं। तो चलिए आप इतना रिवाइज करें, फिर अगले क्लास में मिलते हैं अल्केन के नामकरण के साथ ही। तब तक के लिए धन्यवाद।